जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग साइंस विज्ञान से 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों बिहार पुलिस के बदले हुए पैटर्न यानी कि क्लास 10th पर आधारित होगा। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। और साथियों, जब हम लाइव क्लास कराते हैं तो उसमें से कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बिहार पुलिस के लिए जो बिहार पुलिस का बदला हुआ पैटर्न है उस पर कोई प्रैक्टिस सेट का बुक बताइए जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वॉल्यूम 3 का नया बुक आ चुका है। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जो कि बिल्कुल बिहार पुलिस के बदले हुए पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे इसलिए हमने बता दिया। अगर आप लोग लेना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, फटाफट से आप लोग जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, पिछले कई बार से देखा गया है इस बुक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे उसे क्या कहते हैं। लगाइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उसे कहते हैं ज्वलन ताप। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ज्वलन ताप कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रासायनिक समीकरण का संतुलन करना किस पर आधारित है। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, रासायनिक समीकरण का संतुलन करना ये किस पर आधारित होता है, तो द्रव्यमान की अनश्वरता सिद्धांत पर। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, द्रव्यमान की अनश्वरता सिद्धांत पर। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये बिल्कुल क्लास 10th पर आधारित है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो वहीं से इस क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा, कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, अम्ल को जल द्वारा तनु करना ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। लगाइए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर। दहन अभिक्रिया का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि दहन अभिक्रिया को ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोल का जलना। ये दहन अभिक्रिया है और ये एक प्रकार का क्या है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण। चलिए आगे देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, बताइए। तो साथियों, रेडॉक्स अभिक्रिया किस में होता है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो आप कहेंगे इसमें अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों होता है। यानी कि जिस अभिक्रिया में अवकरण भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है वो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। जल का विद्युत अपघटन होने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, आइए इसको समझते हैं। किसका करना है विद्युत अपघटन, तो जल का। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, इसका हमको करना है विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन। तो H2O का जब विद्युत अपघटन करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2H2 और ये बनेगा आपका O2। तो यहाँ पर पूछा गया है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात। तो हाइड्रोजन देखिए 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2:1 में। ठीक है, आगे देखिए, फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किस पदार्थ का इस्तेमाल होता है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इस पर भी। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था फोटोग्राफी प्लेट बनाने में सिल्वर ब्रोमाइड और साथ में सिल्वर नाइट्रेट का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका सिल्वर नाइट्रेट, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कभी कभी ऑप्शन में मिलेगा आपको सिल्वर ब्रोमाइड, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए लगाइए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर।
तो साथियों, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप कहेंगे दहन की अभिक्रिया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। और दहन क्या है? तो एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन नहीं कर सकता है? तो Au यानी कि सोना। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या अपरिवर्तित रहता है? चलिए इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। बताइए, फटाफट से बताइए, रासायनिक अभिक्रिया के बाद में क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आप कहेंगे द्रव्यमान। ये द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी भौतिक गुण, आयतन, रासायनिक गुण ये बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए इस चैनल पर 3 और 1 चैनल है जहां पर 1 क्लास होता है। यानी बिहार पुलिस के लिए टोटल 4 क्लास दी जाती हैं, तो एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो 12 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, क्या कहलाता है? सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है प्रतिऑक्सीकारक का इस्तेमाल होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है? इस क्लास के बाद शाम 7:30 बजे क्लास है और ये आपको सेकंड चैनल पर मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और रात 8 बजे आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिया जाता है लाइव के साथ में। टोटल 100 क्वेश्चन होता है। तो प्यारे साथियों, 13 के लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? समीकरणों के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो समीकरणों के द्वारा। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, देखिए ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। चलिए, निम्न में से कौन अपकारक है? लगाइए 15 के लिए आंसर। तो आप कहेंगे यहाँ पर अवकारक कौन सा है? तो H2S। ये क्या है? अवकारक है। अगर आपको ऑक्सीकारक या फिर अवकारक में प्रॉब्लम है तो आपके पास 10th का बुक होगा केमिस्ट्री का, उसको निकालिए, वहाँ पर ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में दिया हुआ, या फिर नीली वाली जो लूसेंट बुक है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। भोजन का पचना एक अभिक्रिया है। चलिए बताइए 16 के लिए आंसर। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो अगर एग्जाम में आ जाए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको क्या करना है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ इसमें से कौन सा है? तो आप कहेंगे मीथेन गैस, मोमबत्ती, केरोसिन। ये जब जलता है तो ज्वाला उत्पन्न करता है, जबकि कोयला में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा बताइए, कोयला में किस प्रकार के कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा, लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है जिसको भूरा कोयला भी बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन दहनशील पदार्थ नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सीसा दहनशील पदार्थ नहीं है। पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण नहीं है? तो पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन का मिश्रण है, जबकि विभिन्न हाइड्रोकार्बन इसका मिश्रण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन दहन का पोषक नहीं है? लगाइए क्वेश्चन क्या होगा इसका। तो दहन का पोषक इसमें से कौन नहीं है? तो आप कहेंगे मैग्नीशियम दहन का पोषक नहीं है। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या हो? चलिए बताइए। तो साथियों, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या हो? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। तो अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि भी दिया हुआ है और हाइड्रोजन का ह्रास। तो ए और डी यहाँ पर दोनों आंसर होना चाहिए, क्योंकि अपचयन की अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है।
श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? चलिए बताइए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप कहेंगे श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। निम्न में से कौन एक अम्ल है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। H2SO4 आप सभी जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है। अम्ल क्षार भस्म आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। अम्ल क्षार भस्म रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण, चाहे तो आप देख सकते हैं, सिलेबस हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है और साथ ही इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। निम्न में से कौन एक भस्म है? तो KOH ये क्या है? भस्म है। निम्न में कौन एक भस्म नहीं है? अम्ल क्षार भस्म को पहचानने में कोई प्रॉब्लम है तो YouTube पर सर्च कीजिए, ये टॉपिक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर 26 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? H2S ये क्या है? तो भस्म नहीं है। यहाँ पर D ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये क्या है? तो दुर्बल अम्ल है। निम्न में कौन एक लवण है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। MgCl2 क्या है? एक प्रकार का लवण है। HCl क्या है? आप कहेंगे ये तो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका होगा MgCl2। जल में घुल जाने वाले भस्म को क्या कहते हैं? तो साथियों जल में घुल जाने वाले भस्म को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे क्षार कहा जाता है। क्या? क्षार। कौन सा लवण रवा जल के साथ नहीं रहता है? तो ये आपका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला है NaHCO3, बेकिंग सोडा है, ठीक है। आगे देखिए 7.4 pH मान वाला विलयन क्या होगा? कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिए। आप सभी जानते हैं 7 किसका pH मान होता है? उदासीन का। 7 से अधिक क्षार का होता है, 7 से कम अम्ल का होता है। तो यहाँ पर 7 से अधिक है तो अम्लीय तो होगा नहीं, उदासीन भी नहीं होगा, क्या होगा? क्षारीय। उदासीन विलयन का H+ का मान कितना होता है? स्टार मार्क कीजिए, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 के लिए ऑप्शन बी वाला 10⁻⁻7 m। नीले लिटमस को लाल कर देने वाले विलयन का pH मान हो सकता है। अब यहाँ पर आपको इसको रटना नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं नीला लिटमस को लाल कौन करता है? तो आप कहेंगे अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल करता है। और अम्ल का pH मान आप सभी जानते हैं 7 से कम होता है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा आपका D वाला 6। निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइम जूस। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, ठीक है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। मानव पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। pH की सही परिभाषा होती है, इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो pH की जो सही परिभाषा होती है -log H+, ये C वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। pH स्केल का पता किसने लगाया था? तो सोरेनसन ने लगाया था। बैटरी में उपयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? आंसर है सांद्र H2SO4, ठीक है। ये बैटरी में इस्तेमाल होता है। किसी विलयन का pH मान बढ़ाने से H+ आयन की सांद्रता क्या होती है?
तो देखिए जब किसी विलयन का पीएच मान बढ़ाएंगे तो आयन की सांद्रता घट जाती है और पीएच मान घटाएंगे तो आयन की सांद्रता बढ़ेगी, जस्ट उल्टा होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो साथियों आप लोग कहेंगे इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल नींबू व संतरा में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध दही में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। सेब में पूछे मैलिक अम्ल होता है। आयोडीन युक्त नमक कौन सा है? बताइए। तो आप कहेंगे आयोडीन युक्त नमक आपका होता है NaCl प्लस KI, ये भी हो जाएगा, और NaCl KiO दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या है? आयोडीन युक्त नमक है। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? आंसर हो जाएगा आपका HCl, ये क्या है? प्रबल अम्ल है। निम्न में कौन ऑल्फैक्टरी सूचक नहीं है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो आप कहेंगे 42 के लिए आपका आंसर हो जाएगा सी वाला फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, ये क्या है? ऑल्फैक्टरी का सूचक नहीं है। जबकि लौंग, प्याज, वेनिला ये सभी है। जल का अस्थायी खारापन दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। तो जल का अगर अस्थायी खारापन को दूर करना है तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? अब यहाँ पर उल्टा है, लाल को नीला कर रहा है तो ये हो जाएगा क्षार, और नीला को लाल करता है तो वो होता है अम्ल। तो क्षार है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा आपका डी ऑप्शन 10। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलयन में क्या होगा? बताइए। तो इस विलयन में आपका होगा क्या? तो आप कहेंगे HCl। लिटमस विलयन सामान्य स्थिति में किस रंग का होता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा 46 के लिए ऑप्शन ए बैगनी कलर का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो आपने देखा होगा कोई भी अम्ल होता है, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, कोई भी अम्ल हो उसमें हाइड्रोजन होता ही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्यों? क्यों होता है? तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है इसलिए। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए हल्दी किसका उदाहरण है? तना का, जड़ का, या फिर किसी और का? बताइए। नेटल पौधे, चलिए इस पर डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो आप कहेंगे मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, मेथेनोइक अम्ल। सिट्रिक अम्ल नींबू संतरा में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? बताइए आंसर। तो आप कहेंगे 50 का आंसर हो जाएगा आपका डी वाला बेकिंग सोडा। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि एल्केन, एल्किन, एल्काइन, 3 क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें अक्सर कन्फ्यूज होता है। तो अगर आपको पूछे सबसे पहले एल्किन, यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले आपको एल्किन का ध्यान रखना है। एल्किन, तो एल्किन का होता है CnH2n। ठीक है, ये एल्किन का हो गया। अब जैसे एल्केन बोलेंगे, एल्केन, तो इसमें 2 जुड़ जाएगा यानी CnH2n+2, ये आपका एल्केन का हो जाएगा। तो एल्किन में देखिए सिंपल होता है CnH2n, एल्केन में CnH2n+2, और एक होता है आपका एल्काइन। एल्काइन ये लास्ट वाला है तो इसमें माइनस हो जाएगा CnH2n-2, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो
तो जाने से पहले सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।